आप सबको आज गुरु पूर्णिमा के लिए मेरी तरफ से आप सब हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मैं अपने सेल्फ खुद के जितने भी टीचर्स गुरु हुए हैं जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है उन सबको प्रणाम करता हूं, ताकि उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया जो आज मैं काफी सालों से हजारों स्टूडेंट से शेयर कर रहा हूं। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सब रिट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के बोलो कुछ टॉपिक्स को मैं अपने तरह से शॉर्ट में बता रहा हूं, ताकि वो कम टाइम में उनको प्रिपेयर कर सके। ओके, तो आपसे मैं कहूँ, मेरा कहना यही है कि सभी स्टूडेंट जब भी कंपटीशन की तैयारी करें तो बहुत कूल माइंड से स्टडी करें। बिल्कुल भी आपसे घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कूल माइंड रह के कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं उतना ही आपका आपसे मैं करूँ फंडा क्लियर रहता है और वहाँ एग्जाम में आपका काम आता है। ओके, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हमेशा मैं अपनी तरफ से क्लास में भी बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ और अभी भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि कम टाइम में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करा दूँ। क्लियर? ओके, रेट में आपका साइंस के अंदर हम जानते हैं एक पार्ट होता है फिजिक्स का, ठीक है, एक होता है केमिस्ट्री का और एक होता है बायो का। उसके अलावा भी और पार्ट होते हैं लाइक सोलर सिस्टम, आपसे मैं कह रहा हूं टीचिंग मेथड। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं इन सब से आपका मिलाकर 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप समय को 30 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा अगर एक्चुअली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो फिजिक्स के सेक्शन में आती है, जबकि फिजिक्स बहुत इजी सेक्शन होता है। डिपेंड करता है कि हम उसको कितना लॉजिक से स्टडी करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ रिट के अंदर जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, आपसे मैं करूं उसके अंदर 5 यूनिट है। क्लियर? 5 यूनिट में सबसे पहला आपका लाइट एंड आपसे मैं कहूं साउंड है। क्लियर? एक आपका जो है वो फोर्स एंड मोशन टॉपिक है। ओके, एक आपका है वर्क एंड आपसे मैं कहूं एनर्जी टॉपिक है। एक आपको मैं कहूं आपका टेम्परेचर एंड हीट बोलो टॉपिक है। और एक है आपका इलेक्ट्रिसिटी आपसे मैं कह रहा हूं एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं आप बताऊं तो यहाँ पर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। बहुत इजी होते हैं, समझ में आने के बाद ये टॉपिक 10 मिनट से ज्यादा रिवीजन के है नहीं। आप समय करो, इनसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं कोशिश करता हूं कि आपके ये सारे टॉपिक मैं बहुत अच्छे से करा दूं। आज मैं आपको ये 2 टॉपिक अभी आपको टिप्स में करा दूंगा, देन नेक्स्ट आपसे कोशिश करूंगा टाइम निकाल के ये भी आपको मैं करा दूं। ओके, अच्छे से स्टडी करना, आप समय को समझने की कोशिश करना। तो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है लाइट एंड आपसे मैं कहूं साउंड। ओके, तो आपसे मैं कहूं लाइट एंड साउंड के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं लाइट के बोलो सोर्स में एक होता है नेचुरल सोर्स, आपसे मैं कह रहा हूं एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं आर्टिफिशियल मैंने कहा सोर्स, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स में सब जानते हैं क्या आता है, सूर्य आता है। अगर आर्टिफिशियल सूर्य है, आपसे मैं कहूं तारे हैं, ये सब आपसे मैं कह रहा हूं नेचुरल सोर्स होते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स के अंदर सब जानते हैं बल्ब है, आपसे मैं कहूं ट्यूबलाइट है, ठीक है। इसी तरह से सोडियम लैंप है, आपसे मैं कह रहा हूं ओके टॉर्च है, ठीक है। ये जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स होता है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं हमारा है मेन रिफ्लेक्शन, आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ लाइट। क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगभग आपसे मैं कहूं रीट का टेट का रिकॉर्ड है कि एक क्वेश्चन यहां से 100% आपसे मैं कहूं आता है, ठीक है।
बोले तो प्रकाश, आपसे मैं कहूं कहा, मैंने कहा परावर्तन। ठीक है, अब आपसे मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है क्या फिनोमिना होती है? ये आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इस पे कोई रेज आती है, आपसे मैं कह रहा हूं उसके बाद नॉर्मल के दूसरी ओर जाती है। दिस वन इज इंसिडेंट रेज, आपतित किरण। आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या होती है? मैंने कहा परावर्तित किरण। ओके, और आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या होता है? नॉर्मल। बात समझ रहे ना? ओके, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टिव रेज है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये आपका आपतन कोण होता है और ये आपका बोलो परावर्तन कौन होता है। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो है परावर्तन के नियम। आपसे मैं कह रहा हूं परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कहता है कि बोलो, आपसे मैं कहूं आपतित किरण, मैंने कहा आपतित किरण, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एंड आपका अभिलंब एक ही आपसे मैं कहूं तल में होना चाहिए। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया कि इंसिडेंट रेज, आपका रिफ्लेक्टिव रेज एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में होने चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो होना चाहिए। आपतन कोण का मान किसके बराबर होना चाहिए? बोलो, इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस फिनोमिना पर बेस्ड हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मिरर होता है। क्लियर? कौन होता है? मिरर। आपसे मैं कह रहा हूं दर्पण होता है, और मिरर क्या होता है? जिसकी एक सरफेस पे पॉलिश कर रखी होती है और एक सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मिरर। और आपसे मैं कह रहा हूं एक सतह, आपसे मैं कह रहा हूं सतह मतलब मैंने कहा सरफेस पर, तो मैंने कहा पॉलिश। ठीक है, तथा आपसे मैंने कहा दूसरी सतह। ठीक है, दूसरी सतह जो है वो बोलो किसका काम करती है? परावर्तन। ठीक है, का कार्य आपसे मैं कहूं करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो मिरर कहते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, आपसे मैं कह रहा हूं, एक होता है मैंने कहा यहां पर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब होता है स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ओके, और स्पेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं मिरर। ओके, और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है बोलो अवतल दर्पण। आपको मेरी बात समझ में आई? ओके, अब क्या होता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपसे प्लेन मिरर और इनके एग्जाम्पल से पूछे गए हैं, तो आपको पहले मैं थोड़ा सा स्पेशल नोट बताता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। ठीक है, तो मैंने कहा दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। एक तो आपको ये पता होना चाहिए u क्या है? बोलो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। v क्या है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मिरर से इमेज की डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, और मैंने कहा दूसरा आवर्धन का सूत्र। ठीक है, आवर्धन का सूत्र की बात करें, मैंने कहा फॉर्मूला ऑफ मैग्नी आपसे मैं कहूं फिकेशन। ठीक है, तो m = -v/u होता है। साइन रूल आपको पता होना चाहिए। चिन्ह नियम क्या होता है कि सभी दूरियां जो है वो बोलो मिरर के पोल पॉइंट से मेजर की जाती है।
सभी मैंने कहा दूरियां, ठीक है, मिरर आप समय करो के पोल पॉइंट आप सब ध्रुव बिंदु से मैंने कहा नापी जाती है, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि बोलो प्रकाश की आप समय कौन दिशा में नापी गई दूरियां जो होती है वो पॉजिटिव और आप से प्रकाश की दिशा के विपरीत आप समय को विपरीत, ठीक है, नापी गई आप समय कौन जो दूरियां होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये मैंने कुछ स्पेशल नोट बताए। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, ठीक है। मैंने कहा प्लेन मिरर आप समय कह रहा हूं से रिलेटेड आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। एक तो आप समय कह रहा हूं इसकी जो वक्रता होती है, आप से मैं कह रहा हूं वक्रता बोले तो कर्वेचर आप से मैं कह रहा हूं क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यानी सब जानते हैं प्लेन मिरर जो होती है उसकी कर्वेचर क्या होती है, 0 होती है। आप से मैं कह रहा हूं इसकी जो वक्रता त्रिज्या है आप से मैं कह रहा हूं कर्वेचर रेडियस है, ठीक है, वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आप से मैं कह रहा हूं इसकी जो फोकस दूरी है आप से मैं कहूं फोकस दूरी है एफ, वो भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, होनी है क्योंकि r बराबर क्या होता है 2f, और तो आपसे मैं कह रहा हूं f बराबर r/2, तो इनफाइनाइट में किसी को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगी, बात समझ ना। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें नंबर 4, आपसे मैंने कहा इसका आवर्धन क्या होता है, मैंने कहा समतल दर्पण आपसे मैं कह रहा हूं से हमेशा, मैंने कहा हमेशा, ठीक है, आभासी मैंने कहा सीधा तथा मैंने कहा बिंब के बोलो बिंब के बराबर आपसे मैं कहूं बराबर, ठीक है, प्रतिबिंब आपसे मैं कह रहा हूं बनता है, ठीक है। बोलो हमेशा किसके बराबर बनता है, बोलो प्रतिबिंब के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब इसका जो आवर्धन आता है वो क्या आता है, +1 आता है। या प्लस का मतलब ही यही होता है आभासी एंड सीधा, और 1 का मतलब ही होता है बोलो बिंब के बराबर। बात समझ में आए बोलो, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूं इसमें जितने बोलो दूरी पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है उतनी ही आपसे मैं कहूं दूरी, ठीक है, दूरी पर इमेज आपसे मैं कहूं बनती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखूंगा सपोज 10 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी इधर आपकी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ऐसा किस में होता है, प्लेन मिरर में होता है। अब होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर में क्या है, जितने भी डाटा है वो सब फैक्ट्स है, मतलब फोकस लेंथ फिक्स होती है, बोलो इनफाइनाइट, बोलो कर्वेचर रेडियस इनफाइनाइट, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसका रीजन है ये तो फिक्स है। तो यहाँ पर जो प्लेन मिरर में क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं वो स्पेशल केस से पूछे जाते हैं, क्लियर। तो आपको मैं वो स्पेशल केस शेयर कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला है, यदि दो आपसे मैं कहूं प्लेन मिरर मैंने कहा थीटा एंगल, ठीक है, पर हो, ओके। तो आप सब 2012, 15, 13 सब में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे हो, बात समझ में आए, और आपको पूछा जाए नंबर ऑफ इमेज, क्लियर, तो आपको ये ऑब्जेक्ट हो गया, और जब भी आपको आपसे मैं कह रहा हूं पर हो तो आपसे मैं कह रहा हूं प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की
मैंने कहा कि संख्या ये हमें पता लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि गिवन इंफॉर्मेशन ये रहती है कि दो मिरर के बिटवीन थीटा एंगल है, तो सबसे पहले आपको n पता लगाना है। 360 में n बोलो आपका थीटा का डिवाइड करना है। अब आपसे मैं कह रहा हूं जो भी गिवन आपको एंगल हो, उसके बाद n जो है तीन पॉसिबिलिटी है कि n आपका जो है 1 3 5 7 9 ऐसा मिल सकता है, या आपसे मैं कह रहा हूं n आपका 2 4 6 8 ऐसा मिल सकता है, या आपसे मैं कहूं n जो है आपको मैंने कहा 5.2 7.5 9.8 ऐसा मिल सकता है। क्लियर? कुछ नहीं दिक्कत। अगर 1359 में से मिले तो मेरा नंबर ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ इमेज जो होगी वो आपके n के इक्वल ही होगी। बात समझ में आई? बोलो। अगर मैं आपसे करूं इस तरह का डाटा आता है तो नंबर ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं इमेज जो होगी वो n-1 होगी। ठीक है? और इस वाले केस में क्या है, पॉइंट के बाद जितने भी है उनको हटा दो और उसके बाद अगर 5 आए तो इसके अकॉर्डिंग कर लो, बोलो 7 आए तो इसके अकॉर्डिंग कर लो, और यहां पर अगर मैं आपसे कहूं 8.8 तो इसके अकॉर्डिंग कर लो। बात समझ में है? तो यहां पर मैंने कहा इन सब पर बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? जैसे मैंने कहा आपको बोल दे, यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये दो मिरर है, आपसे मैं कह रहा हूं प्लेन मिरर है, और इनके बिटवीन एंगल कितना है 120 है, और ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ इमेज अगर आपसे पूछेंगे तो आपसे ऑप्शन होंगे 2 3 बोलो 4 और आपसे मैं कहूँ 1। तो हमारा काम क्या है, मैंने क्या लॉजिक सिखाया, सबसे पहले 360 में 120 को डिवाइड करो 3, अगर 3 आया है तो जो आया है वही टिक कर देना, आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, बोलो कितना है 90 है, तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड आपको नंबर ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं इमेज पूछे, और ऑप्शन हो आपके 2 4 3, आपसे मैं कहूं 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, n फाइंड आउट करना, 360 डिवाइड बाय 90, और हमने देखा 4 आया, तो दिस केस के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा 3, बिकॉज इमेज एक आपको कम करके करनी है। बात समझ में आई? यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूं जो इमेज होगी वो नंबर ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं इमेज 4 - 1 यानी 3 आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में? इसी तरह से मैंने कहा कि अगर कभी आपको कुछ भी ऐसा एंगल दे दे जिसमें पूरा डिवाइड नहीं हो, ठीक है, तो आपसे मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर मैंने दिया 76, बोलो आपसे मैं करूं ये सब आज टेट में पूछे गए, 72 वाला भी पूछा गया, 76 भी पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नंबर ऑफ, आपसे मैं कहूं इमेज की बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दे रखा 4 5 6 7। तो अपन ने देखा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 360 डिवाइड बाय 76। बात समझ में आए? तो मुझे पता चला कि यहां पर कुछ भी कर लूं, आपसे मैं कह रहा हूं जो डिवाइडेशन होगा वो आपसे मैं कह रहा हूं, अगर मैं यहां पर सपोजेट ठीक है डिवाइड करता हूं, तो मैंने कहा 76 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 5 करूं, तो यहां पर मैंने कहा ठीक है, तो किस तरह जाएगा बोलो, आपसे मैं करूं 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं 76 को सपोजेड 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर मैंने देखा 3 और आपसे मैं कह रहा हूं 3 3, तो इसका मतलब हुआ 5 समथिंग जाएगा। तो 5 समथिंग जाएगा, तो समथिंग वाले से मुझे वैसे ही मतलब नहीं है क्योंकि वो तो मुझे हटाना
पड़ेगा। तो जो 5 आया है वो इस वाले केस में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको पहला स्पेशल केस समझ में आया होगा। इस स्पेशल केस से भी बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर? ओके, आपसे मैं कह रहा हूं स्पेशल केस नंबर 2। ठीक है, मैंने कहा स्पेशल केस, ठीक है, नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2। बहुत सी बार पूछते हैं कि एक आपसे मैं कह रहा हूं ये लड़की है जिसकी आपसे मैंने कहा कि ये h आपसे मैं कहूँ हाइट है। ठीक है, तो ये अपने सामने रखे मिरर में अपने आप को पूरा देखना चाहती है। ठीक है, तो उस मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपसे मैं कह रहा हूँ दर्पण की मिनिमम आपसे मैं करूं न्यूनतम ऊंचाई, जो लड़की की ऊंचाई है उसका आधा कर दो, तो आपसे मैं कह रहा हूं वो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई लड़की बोलो 3 फीट की है और वो अपने आप को पूरा देखना चाहती है, तो अपने सामने जब 1.5 फीट या उससे ज्यादा का मिरर होगा तो ही पूरा देख पाएगी। अगर कोई लड़की 5 फीट की है तो 2.5 फीट का कम से कम मिरर होना चाहिए, तभी वो पूरा देख पाती है। तो हमने देखा होगा जनरली हमारे घरों के अंदर जो कांच लगाए जाते हैं ड्रेसिंग पर, वो 3 फीट या 3 फीट से ज्यादा के होते हैं, क्योंकि अगर 3 फीट के होंगे तो 6 फीट तक का व्यक्ति पूरा अपने आप को देख पाएगा। बात समझ में आई? बोलो ओके। उसके अलावा मैंने आपसे कहा एक केस और है जिसके आजकल क्वेश्चन आते हैं। आपको बोलते हैं ये 2 प्लेन मिरर है, आपसे जिसकी डिस्टेंस सपोज दैट ये 40 सेंटीमीटर है, और ये आपके 2 प्लेन मिरर है, और आपको बोलते हैं कि यहाँ पर पहले से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बात समझ, क्या रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप समय कहूं दोनों मिरर के इमेज के बीच की दूरी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं कह रहा हूं दोनों, मैंने कहा मिरर, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं कि इमेज के मध्य आपसे मैं करूं कि दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो वेरी सिंपल, आपको क्या पता होना चाहिए कि ये 10 सेंटीमीटर, तो इधर जो इमेज बनेगी पहले मिरर की वो भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर, और ये रिमेनिंग जो बचा वो कितना है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज बनेगी I2 वो कितने पे बनेगी, बोलो 30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 + 40 + 30 यानी 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको प्लेन मिरर समझ में आया होगा। क्लियर? उसके बाद अपन बात करें, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पर स्पेरिकल मिरर, ठीक है, स्पेरिकल मिरर की बात करें तो स्पेरिकल मिरर में 2 तरह के होते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। बात समझ में आए? ओके, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा पहला पॉइंट तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। और आप समय को जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इमेज की बात करें तो आप समय को ओनली, मैंने कहा केवल, मैंने कहा सीधा, ठीक है, आभासी, मैंने कहा आभासी यानी वर्चुअल सीधा, तथा मैंने कहा बिंब से छोटा। ठीक है, हमेशा इसमें छोटी इमेज बनती है, सीधी बनती है और आभासी बनती है। और इसमें इमेज की बात करें तो मैंने कहा सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार का मतलब वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, छोटा, बड़ा, बराबर सब बनते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर, मैंने कहा कि अगर नंबर 4 अगर यूज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका यूज, बोलो व्हीकल्स यानी वाहनों के, आपसे मैं कहूँ साइड ग्लास, ठीक है, साइड ग्लास में किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये एग्जामों में पूछा
गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैंने कहा इधर यूज की बात करूं तो आपसे मैंने कहा कि इसका यूज जो है वाहनों की, मैंने कहा हेडलाइट, आपसे मैं कहूँ हेडलाइट, ठीक है, में किया जाता है। उसके अलावा ENT जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर बोलो द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने किसके बारे में बताया, मिरर के बारे में बताया। बात समझ में आए बोलो ओके। यानी ये हमारी एक फिनोमिना थी जिसका मान था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आज व्यवहारिक जीवन में हम देखें तो हमें पता है कि जितने भी कलर आपको दिखाई देते हैं, कि कोई दीवार का कलर लाल है, किसी कपड़े का रंग पीला है, वो सब प्रकाश की इसी फिनोमिना का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरी, आपसे मैं कह रहा हूं जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का, मैंने कहा अपवर्तन, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये फिनोमिना दो मीडियम की है, और आपसे मैं कह रहा हूं अगर ये एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, ये रेज आती है, आपसे मैं कह रहा हूं वही आपतित किरण होती है, तो ये जो है वो माध्यम में बोलो परावर्तन के पश्चात दूर भी जा सकती है और पास भी आ सकती है, ठीक है। तो आपका कब दूर जाएगी, कब पास आएगी, ये कैसे डिसाइड होगा, वही हमें स्टडी करना है। तो आपसे मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये है दो माध्यम, ठीक है। मैंने कहा टू मीडियम, आपसे मैं कह रहा हूं टू मीडियम, ठीक है, कि मैंने कहा क्या है, घटना है, ठीक है। फिनोमिना कितने मीडियम की है, दो मीडियम की है। और अगर मैं अपवर्तन के आपसे मैं कहूँ नियम की बात करूं तो दो नियम होते हैं। एक तो वही आपका आपतित किरण, मैंने कहा इंसिडेंट रेज, आपतित किरण, मैंने कहा यहाँ पर अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, और अभिलंब, ठीक है। अभिलंब, मैंने कहा अभिलंब एक ही माध्यम, ठीक है, एक ही माध्यम में होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए स्नेल के नियम का आपसे मैंने कहा पालन, ठीक है, होना चाहिए। और स्नेल का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज आती है, तो आपसे मैं कहूँ जिस मीडियम से आती है उसका रिफ्रैक्टिव एंगल, बोलो आपसे मैं कहूँ उसका आपतन कोण, जिस मीडियम में जाती है उसका, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा कि बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस माध्यम का परावर्तन कोण। बात समझ में आए? तो ये आपको पता होना चाहिए जो हम यूज करेंगे। अब आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट आपको पता होना चाहिए। एक तो नंबर 1 कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए एक होता है डेंस मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम, ठीक है। तो कभी भी आपको मैं कहूँ कोई भी मीडियम फिक्स नहीं है, जो रेयर है वो डेंस बन सकता है, जो डेंस है वो रेयर बन सकता है। बस फिक्स क्या है कि डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से ज्यादा होता है। इसका मतलब हुआ अगर दो मीडियम है, आपसे मैं कह रहा हूं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली दूसरे से ज्यादा होगा वो डेंस बन जाएगा, जिसका कम होगा वो रेयर बन जाएगा। तो कम से कम 3 का आपको पता होना चाहिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, वाटर का आपसे में क्या होता है 4/3 और मैंने कहा ग्लास का क्या होता है 3/2। ये 3 तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। बोलो बात समझ में? ओके, देखो यहां पर अब हम क्या करते हैं एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ आपसे मैं कहा रिफ्रैक्शन, ठीक है, फिनोमिना मैंने कहा, ठीक है। यहाँ पर फिनोमिना मतलब आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर हम अपवर्तन, ठीक है, घटना का विश्लेषण करना चाहते हैं। और आपसे मैं कहूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से लगभग क्वेश्चन हर बार आता है। अब आपसे मैं कहूं इसमें भी 2 एनालिसिस होगा। क्या
केस फर्स्ट, यदि आपसे मैं कहूं प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण मैंने कहा विरल माध्यम से सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम आपसे मैं कह रहा हूं में प्रवेश करे, मतलब लाइट रेज एंटर डेंस मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये रेयर मीडियम ये डेंस मीडियम है, ठीक है, ये आपकी किरण आ रही है, बोलो बात समझना, ये आपतित किरण है, तो यहां पर क्या होता है कि हम जानते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर यहां पर डेंस में जाएगी, डेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जब जब वेलोसिटी कम होती है रेज कहाँ आ जाती है, बोलो नॉर्मल के पास आ जाती है। इसका मतलब यहाँ जो आपकी अपवर्तित किरण है आपसे मैं कह रहा हूं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, लेमडा डिक्रीज होती है, बिकॉज लेमडा भी कैसा रिलेशन रखती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जो आवर्ती होती है वो क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। क्लियर, आपसे मैं कह रहा हूं अगर मैं दूसरा एनालिसिस करूं, आपसे मैं कहूं क्या, यदि प्रकाश किरण, मैंने कहा प्रकाश किरण, ठीक है, सघन माध्यम से आपसे मैं कहूं विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम में बोलो प्रवेश करे, आपसे मैं कह रहा हूं उसमें प्रवेश करेगी, तो यहां पर मैंने कहा ये रेज आई है, आपसे मैं कहूं ये म्यू बोलो डेंस टू किस में जा रही है, रेयर में है। क्लियर, तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रेज कहां जाती है, दूर जाती है। दूर जाने का मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज होना, लेमडा का इंक्रीज होना, और फ्रीक्वेंसी जो है आवर्ती है वो उसमें तो क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक है। तो आपसे मैं कहूं अगेन आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जनरली आर्ट और इनमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण बोलो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, या जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है, तो बताओ वो माध्यम कौन सा जिसमें रेज गई है, तो वो रेयर मीडियम होगा। यहां से हर क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस घटना का अध्ययन जिससे किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और लेंस आपको पता होना चाहिए कि दो रिफ्रैक्टिव सरफेस से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। एक होता है आपका उत्तल लेंस, आपसे मैं कह रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है आपका अवतल लेंस, ठीक है। आपसे मैं कहूं अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं अगर हम बात करें उत्तल लेंस की तो ये कॉर्नर से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। अगर हम अवतल की बात करें जस्ट उल्टा होता है, कॉर्नर किनारों से मोटा होता है और बीच में पतला होता है। फोकस दूरी की बात करें चाहे उत्तल लेंस हो या मिरर हो, हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और इधर क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस होता है इसे हम अभिसारी लेंस, आपसे मैं कहूं अभिसारी लेंस, क्लियर। अभिसारी लेंस को मतलब इंग्लिश में मैंने कहा कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। मैंने कहा क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जेंट, आपसे मैं कह रहा हूं लेंस, ठीक है, भी कहते हैं, क्लियर। क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी रेज आती है उनके कन्वर्जेंट का काम करता है। इसी तरह से मैंने कहा कि ये जो लेंस होता है अवतल, इसे हम अपसारी लेंस, ठीक है। अपसारी लेंस मतलब डाइवर्जेंट, आपसे मैं कह रहा हूं डाइवर्जेंट, ठीक है, लेंस आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं, मतलब कि कोई भी रेज आती है तो वो उसको फैलाता है। बोलो बात समझ में, ओके। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि हमें पता होना चाहिए अगर हम बात करते हैं इमेज की, तो आपसे मैं कह रहा हूं जो लेंस में मिरर का उल्टा होता है, मतलब जो
उत्तल लेंस होता है उससे तो आपसे में सभी तरह के बोले इमेजेस बनती है, छोटी बड़ी वास्तविक आभासी सीधी। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूं जो अवतल लेंस होता है उसमें केवल आभासी सीधी और छोटी ही बनती है। मैंने कहा सभी प्रकार आपसे मैं कहूं के जो कि किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मैंने कहा पोजीशन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। बात समझ ना। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा इमेज की बात करते हैं तो इससे आपसे मैं कह रहा हूं केवल मैंने कहा आभासी, ठीक है, आभासी, मैंने कहा आभासी सीधा, ठीक है, आपसे मैं कहूं और छोटा मैंने कहा इमेज मैंने कहा बनता है, ठीक है। बोले तो जस्ट मिरर का उल्टा हो गया। मिरर में क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अलग अलग केस बनते हैं, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरह की इमेज बनती है, जबकि यहाँ पर ये सब किस में होता है, लेंस में होता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं और नंबर 5 की, तो मैं आपसे कहूं कि जो मेरा आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर अगर हम बात करें यूजेज की, ठीक है, यूज की बात करें, ठीक है, तो आपसे मैंने कहा उत्तल लेंस है, ठीक है, तो उत्तल लेंस का यूज कहाँ किया जाता है, तो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा दूरदर्शी, आपसे दूरदर्शी दोष, ठीक है, बोलो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि मैंने कहा दोष, ठीक है, तो इसमें किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर मेट्रो, आपसे मैं कहूं पिया, ठीक है, और आई डिफेक्ट, आई आपसे मैं कहूं डिफेक्ट, ठीक है, में यूज किया जाता है। और अक्सर पूछा जाता है अवतल लेंस का यूज किस में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, या मैं बोल सकता हूं निकट दृष्टि दोष, आपसे मैं कह रहा हूं में किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपसे मैं कहूं मायोपिया ही निकट दृष्टि दोष है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, लेंस के बारे में, क्लियर। लेंस में आपको अब क्या पता होना चाहिए, स्पेशल नोट, एक तो वही आपका लेंस सूत्र, ठीक है, मिरर का याद है तो लेंस का अपने आप याद हो जाएगा। लेंस सूत्र जो होता है, ठीक है, मैंने कहा लेंस फॉर्मूला वो क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस बोलो 1/u, ठीक है। और मैंने कहा एक आवर्धन का सूत्र, ठीक है, आवर्धन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, m = v/u, मतलब जो मिरर के फॉर्मूले होते हैं उसमें यहाँ पॉजिटिव आता है यहाँ नेगेटिव आते हैं, लेंस के फॉर्मूले में यहाँ नेगेटिव आता है यहाँ पॉजिटिव आता है। एक का याद रखो दूसरे का अपने आप रहेगा। बोलो बात समझ में। अगर आपको इतना पता है, मेरी बात को समझना, तो आपका जो लाइट और साउंड हुआ है वो लाइट वाले पोर्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। अब मैं आपको डियर स्टूडेंट साउंड के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। साउंड के बारे में देखें तो पहले नंबर 1 मैंने कहा ध्वनि, ठीक है, साउंड मैंने कहा क्या होता है, बोलो मैकेनिकल वेव, मैंने कहा मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का मतलब यांत्रिक, आपसे मैं कह रहा हूं क्या होती है, यांत्रिक तरंग, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं यांत्रिक तरंग, ठीक है, होती है। बात समझ में, कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल वेव होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है उनको ट्रांसमिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अर्थात आपसे मैं कह रहा हूं ध्वनि तरंगों को आपसे मैं कहूं संचरण, ठीक है, के लिए आप सबके लिए मैंने कहा माध्यम की, ठीक है, आवश्यकता, मैंने कहा आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है, आपसे मैं कह रहा हूं वो अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा लॉन्गिट्यूडिनल, आपसे मैं कह रहा हूं वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव
भी आप समय को होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है जिसमें जो कण होता है, बोलो ये तो तरंग का के संचरण की दिशा है, संचरण की दिशा, ठीक है। जो कण का संचरण होता है वो भी इसी दिशा में होता है, इसका मतलब उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको पता चला कि जो ध्वनि तरंग है, आप समय को ध्वनि तरंग है, वो क्या हुई, यांत्रिक आप समय करो एंड अनु दे रही है, ठीक है। बोलो जबकि जो प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय, आप समय को विद्युत चुंबकीय आप समय करो तरंग, ठीक है, एंड अनुप्रस्थ आप समय करो तरंग होती है, ठीक है। मतलब जो आपकी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड वेव मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल होती है और लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप समय को एंड ट्रांसवर्स नेचर की होती है। यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि तरंग के अनु दे रही आपसे मैं कह रहा हूं एंड अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ प्रकृति का पता, ठीक है, प्रकृति का पता मैंने कहा ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण पोलराइजेशन, ध्रुवण मैंने कहा पोलराइजेशन, ठीक है, घटना से लगाया जाता है, ठीक है, लगाया मैंने कहा जाता है। किस घटना से पता लगाया जाता है, ध्रुवण घटना से पता लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एलए के एग्जाम में भी पूछा गया था, बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मैंने आपसे कहा कि 20 हर्ट्ज आप समझ से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, या इसको मैं 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकता हूं कि आवर्ती आप समय करो कि, ठीक है, आवर्ती, आवर्ती मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी आप समय कह रहा हूं, ठीक है, कि साउंड आप समय कहूं साउंड को हम ऑडेबल साउंड, ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं, ऑडेबल, मैंने कहा ऑडेबल साउंड, ठीक है, मतलब श्रव्य ध्वनि आप समय कह रहा हूं कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डियर स्टूडेंट अगर ये 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है वो अगर ऑडिबल साउंड है तो इससे अबाउ की बात करूं, अबाउ मतलब आप समय कौन 20,000 आप समय हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है, और यहां पर बिलो की बात करूं मतलब 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। तो ये तो मेरी क्या हो गई, बोलो आप समय को ऑडेबल साउंड हो गए, ठीक है। तो इससे जो कम होती है उसको हम इंफ्रा साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो आप समय कह रहा हूं क्या कहते हैं उसको, इंफ्रा साउंड। ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इंफ्रा साउंड का मतलब होता है अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है। और आपसे मैं कह रहा हूं जो 20,000 से ज्यादा वाली होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड आप समय को कहते हैं, मतलब पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। आप समय कहूं ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड होती है, बोलो 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो होती है वो हमेशा अल्ट्रासाउंड साउंड होती है। आई थिंक ये सब समझ में आया मेरी बात। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने कहा आपको यहाँ पर मैंने कहा ध्वनि के वेग का सूत्र, ठीक है, आपसे मैं करूं पता होना चाहिए, या मैं बोलूं अनु दे रही है, ठीक है, तरंग के वेग का सूत्र एक ही बात होता है, और आपसे मैं कह रहा हूं वो क्या होता है, v इजिकल टू गामा पी अपॉन रो। बात समझ में है। एक तो ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और मैंने कहा पीवी इजिकल टू एनआरटी। आपको ये क्यों लगा पा रहा हूं, क्योंकि साउंड वेव के वेलोसिटी की बात आ रही है। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव होती है, और मैकेनिकल वेव को ट्रांसमिशन के लिए माध्यम चाहिए, और माध्यम हमेशा गैसों से ही बनता है। तो इसका मतलब पीवी इजिकल टू एनआरटी, और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर एन का मतलब होता है
मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर मैं m अपॉन एम डब्ल्यू आर टी, इस m को इधर लाऊंगा तो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं। क्लियर? और मैंने आपसे कहा कि इस m बोलो इसको v को नीचे ला सकता हूं आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। इसका मतलब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो इसका मतलब जहां पर भी मास अपॉन रो है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, आपसे मैं कह रहा हूं आर टी अपॉन एम डब्ल्यू लिख सकता हूं। इसलिए दूसरा फॉर्मूला गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू बन जाएगा। आई थिंक आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो आप। मैंने कहा इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके बहुत सी बार आपके रीट में क्वेश्चन पूछा गया है। और वो क्या होगा, हमने कहा ध्वनि के वेग को आपसे मैं करूं प्रभावित, ठीक है, प्रभावित आपसे मैं कह रहा हूं करने वाले बोलो कारक की बात करूं, मतलब आपसे मैं कहूं फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं आपसे मैं कहूं साउंड की बात करूं तो मैंने कहा पहला फैक्टर है दाब का प्रभाव, ठीक है, दाब का प्रभाव। आपसे मैं कहूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस पे आपके रीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत 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 ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो। लेकिन आपसे मैं कहूं P हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो आपसे मैं कहूं V जो साउंड होता है उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां पर तो एक बार तो लग रहा है सर P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, तो P इंक्रीज करेंगे तो V को इंक्रीज होना चाहिए, P डिक्रीज करे तो V को डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीजन समझो कि जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो होता क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और डेंसिटी होता है वो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसलिए क्या होता है P अपॉन रो का जो रेशियो है वो क्या रहता है, बोलो कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट रहता है इसलिए वेलोसिटी में क्या होता है, कोई आपसे में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। इसका मतलब आपको कहा जाए कि न्यूमेरिकली इतने प्रेशर पे वेलोसिटी आपसे में कहूं साउंड की इतनी है तो इतने प्रेशर पे क्या होगी, तो वही होगी। ऐसा भी रीट में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें ताप का प्रभाव, ठीक है, ताप के प्रभाव की बात करें यानी यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो मैंने कहा जो आपको पता चल रहा है कि V आपका इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, दिस वन ऑल आर कांस्टेंट। तो हमें पता चला कि आपसे मैं कहूं T के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर T1 टेम्परेचर पे वेलोसिटी V1 है और T2 पे V2 है तो कभी भी V2 अपॉन V1 हम क्या कर सकते हैं, T2 अपॉन T1। बस T1 T2 को रखना किस में है, बोलो केल्विन में रखना है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। यहीं पर एक नोट बता दूं, प्रैक्टिकली देखा गया है, बोलो प्रायोगिक रूप से आपसे मेरे को प्रायोगिक रूप से 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपसे मैंने कहा ताप बढ़ाने पर ध्वनि आपसे मेरे को का वेग जो है 61 सेंटीमीटर पर सेकंड या 0.61 मीटर पर सेकंड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हुआ प्रैक्टिकल डाटा। बात समझ में? ये 2 ऐसे कारक थे जिनसे आपसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। बोलो बात समझ में? अब आपसे मैं कहूं साउंड में क्या होता है कि या तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी प्रॉपर्टी से, या पूछा जाता है वेलोसिटी से, या पूछा जाता है आपसे मैं कहूं ध्वनि के गुण धर्म, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें जो रीट कैंसिल हुई थी उसमें यहां से पूछा गया था, ठीक है, प्रॉपर्टी आपसे मैं कहूं ऑफ साउंड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए साउंड में 3 प्रॉपर्टी होती है। एक होता है ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता आपसे मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी
ऑफ आपसे मैं कहूं साउंड, ठीक है। तो आपको अभी रीट में पूछा गया था कि ध्वनि तीव्रता किस पे संबंध रखती है, तो यह है बोलो आयाम। आयाम मतलब क्या बोलो, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड आपसे मैं कह रहा हूं से संबंधित होती है, संबंधित, ठीक है, होती है। इसी तरह से ये अभी जो रीट कैंसिल हुई थी उसमें आया था। इसी तरह से मैं आपसे कहूं ध्वनि का तारत्व, ठीक है, ध्वनि का आपसे मैं कहूं तारत्व की बात करूं, मतलब पिच आपसे मैं कहूं ऑफ साउंड की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे मैं कहूं ध्वनि का तारत्व जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये है आवर्ती, आपको रीट में यही पूछते हैं आवर्ती मतलब, ठीक है, मैंने कहा आपसे मैं कहूं फ्रीक्वेंसी पर निर्भर, ठीक है, निर्भर आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, करता है। आपने देखा होगा कि ऐसा कहा जाता है कि शेर की दहाड़ बोलो और मच्छर की भिन भिनाहट में, मच्छर की भिन भिनाहट का पिच क्या होता है, शेर की दहाड़ से ज्यादा होता है। इसी तरह से लड़कियों की आवाज का जो पिच होता है तारत्व वो पुरुषों से ज्यादा होता है। और जनरली कहा जाता है कि जिस साउंड का पिच ज्यादा होता है वो साउंड कुछ समय तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। फिर है ध्वनि आपसे मैं कहूं कि गुणता, ठीक है, गुणता मतलब क्वालिटी आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ साउंड की बात करूं, क्लियर। क्वालिटी ऑफ साउंड मतलब अलग अलग व्यक्तियों की ध्वनि की क्वालिटी अलग अलग होती है, इसलिए जिसको हमने सुना है, जिसको हम जानते हैं, उनकी केवल आवाज सुन के पहचान जाते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। बोलो बात समझ में आई? आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कुछ स्पेशल नोट जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने कहा प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि जिसको हम इको कहते हैं, आपसे मैं को इको कहते हैं, ये आपका सोनार सिस्टम जो है, सोनार, ठीक है, सिस्टम आपसे मैं कहूं, ठीक है, आपसे साउंड बोलो सोनार सिस्टम जो है, सोनार तंत्र, ठीक है, तंत्र मैंने कहा इसी सिद्धांत, ठीक है, किस सिद्धांत बोलो, प्रतिध्वनि प्रिंसिपल, ठीक है, मैंने कहा पर कार्य आपसे मैं कहूं करता है, ठीक है। और एक बार रीट में क्वेश्चन पूछा गया सोनार तंत्र से किसका पता लगाते हैं, तो मैंने कहा सोनार तंत्र से समुद्र आपसे मैं कहूं में उपस्थित पनडुब्बी, ठीक है, पनडुब्बी की बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पनडुब्बी की डीवीडी, ठीक है, का पता लगाया आपसे मैं कहूं जाता है, ठीक है। ये डीवीडी क्या है, डी का मतलब क्या है कि कितनी डिस्टेंस पे है, वी का मतलब कितनी वेलोसिटी है, और डी का मतलब कितनी डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। तो आपसे मैं कह रहा हूं जो हमारा नेवी सिस्टम है वह सोनार तंत्र लगा होता है, और समुद्र के अंदर कौन सी बोलो ऑब्जेक्ट किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, कितनी वेलोसिटी, कितनी डिस्टेंस पे है, वो सब सोनार सिस्टम से पता लगाया जाता है। और आपसे मैं कह रहा हूं एक ध्वनि आप सबको के संचरण की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में, ठीक है। ये ध्वनि के संचरण की बात मैंने करी है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट एंड साउंड, वो मैंने आपको पूरा स्टडी कराया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप इस लेक्चर को एक दो बार अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको पहला चैप्टर जो आपका एक लाइट एंड साउंड वाला चैप्टर है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि किस टॉपिक में कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट पूरा चैप्टर बता दिया जो आपके सिलेबस के कंटेन है। बात समझ में? ओके, अगर आपको ये समझ में आया हो, अगर आपको
आपको इसका बेनिफिशियल लगता हो तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट को आप बताएं, बताएं ताकि सबको बेनिफिट इसका हो। ओके, थैंक्स अ लॉट।